हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की थी। पहला एप्लीकेशन था प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड में जाएगी, थोड़ी जाएगी या ज्यादा जाएगी, ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के बता सकते हैं। देन सेकंड वाज नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि नेट रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही होगी या बैकवर्ड में जा रही होगी। और फिर हमने इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड आउट की कि कितनी होगी, और उसमें एक केस भी हमने डिस्कस किया था, केस 1, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 10⁻³ के इक्वल या उससे कम है तो हम C के रेस्पेक्ट में, कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में X को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। बट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10⁻³ ये था हमारा केस 1। इसी में आगे बढ़ते हैं, केस 2 पर आते हैं। If equilibrium constant is very large, इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे। उसका कुछ पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर एक रिएक्शन को हम रिवर्स करके लिखते हैं, मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर नहीं आया हूं, पहले एक और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम इस पार्ट पर आएंगे। एक पॉइंट मैंने लिखवाया था, इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन को अगर हम रिवर्स वे में लिख देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इनवर्स हो जाती है, राइट। लेट्स से ये एक रिएक्शन है A कन्वर्टिंग इनटू B, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं 10, ठीक है। अब हमने क्या किया, दो कंटेनर लिए, एक में हमने A के कुछ 2 मोल्स ऐड किए। डेफिनेटली A B में कन्वर्ट होगा और कुछ टाइम के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। और ये भी वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, चाहो तो K तो लिख ही सकते हो, रिएक्शन वही है तो K भी वही होगा क्योंकि टेम्परेचर भी वही है। K = 10, ठीक है। यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यहां लिख देता हूं इसका ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें तो A के 2 मोल्स डाले, लेकिन इसमें हमने A के नहीं B के 2 मोल्स डाले। आई थिंक हम सबको पता है, यहां पर A से B बनेगा, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यहां पर B से A बनेगा और यहां पर भी कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। तो 2 - x, मान लेते हैं यहां पर X रिएक्ट कर गया तो इसके मोल्स होंगे X। यहां पर मैं लिख देता हूं Y रिएक्ट कर गया, B की कुछ मोल्स कम हुए, A के कितने बनेंगे, Y बनेंगे, राइट। अब यहां पर ये इक्विलिब्रियम पर A और B की कॉन्सेंट्रेशन है, ये इक्विलिब्रियम पर A और B की कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हमें X निकालना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, K = 10, B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन विच इज X/2 - ठीक है। यहां पर P अगर हम बात करें 2 - y, B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होगा, क्या इक्वल्स टू 10 होगा या इक्वल्स टू 1/10 होगा। क्वेश्चन मेरा ये 10 या 1/10। जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन पूछता हूं मोस्टली आंसर ये आता है 1/10, जो कि गलत है, आंसर 10 होगा। क्यों? बिकॉज मैंने क्या कहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप एक रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देते हो तो इनवर्स हो जाएगी। क्यों इनवर्स हो जाएगी? क्योंकि अगर आप रिवर्स करके लिख देते हो तो अब आप रेशियो जो है A अपॉन, यहां पर B/A की जगह आप क्या ले रहे हो, A/B, यहां पर रेशियो B/B। ऑब्वियसली अगर ये 10 होगा तो ये 1/10 होगा, लेकिन यहां पर तो हमने रेशियो यहां पर भी B/A लिया, यहां पर भी B/A ही लिया है, इसीलिए B/A यानी यहां पर भी 10, यहां पर भी 10।
अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि ए से बी बन रहा है या बी से ए बन रहा है, रिएक्शन नेट फॉरवर्ड में जाएगी या रिएक्शन नेट बैकवर्ड में आएगी, इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिसाइड नहीं होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इससे डिसाइड होती है कि आप रेशियो ए अपॉन बी ले रहे हो या बी अपॉन ए ले रहे हो। यहां पर भी बी अपॉन ए है, यहां पर भी बी अपॉन ए, तो 10 ही आएगा। यहां पर क्यों हुआ? क्योंकि ये बी अपॉन ए है, ये ए अपॉन ए। बहुतों को क्या लगता है, क्योंकि लैंग्वेज भी गलत बोली जाती है, बहुतों के माइंड में क्या होता है, रिएक्शन अगर रिवर्स में हो रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। गलत स्टेटमेंट है। रिएक्शन कैसे हो रही है? इनफैक्ट इक्विलिब्रियम पर जब आती हो, इक्विलिब्रियम पर तो नेट तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड में हो रही ना बैकवर्ड में हो रही। ये एक्सप्रेशन हमने इक्विलिब्रियम पर लिखा है, और इक्विलिब्रियम पर तो नेट तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रही, अदरवाइज फॉरवर्ड में भी हो रही है, बैकवर्ड में भी हो रही है। और हर एक रिएक्शन आपको पता है हर एक इंस्टेंट पर फॉरवर्ड में भी जाती है और बैकवर्ड में भी जाती है, हर एक इंस्टेंट पर ऐसा था। और जब आप ये एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो इक्विलिब्रियम पर है, और इक्विलिब्रियम पर तो नेट ना तो फॉरवर्ड है ना बैकवर्ड है। तो ये जो सेंटेंस है रिएक्शन फॉरवर्ड में हो रही है या रिवर्स में हो रही है, ये सही नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि आप रेशियो ए अपॉन बी ले रहे हो या बी अपॉन ए ले रहे हो। यहां पर भी मैंने बी अपॉन ए लिया है, यहां पर भी मैंने बी अपॉन ए लिया है, यहां पर ए से बी बना है, यहां पर बी से ए बना है, लेकिन रेशियो बी अपॉन ए है, बी अपॉन ए, तो यहां पर भी 10 और यहां पर 10। यहां पर क्यों? अगर ये 10 है तो ये 1/10 क्यों है? क्योंकि यहां रेशियो एक बी अपॉन ए है और यहां पर रेशियो ए अपॉन। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पर आता हूं, ये याद रखना, क्योंकि यही कंफ्यूजन यहां आता है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब लेट्स से एग्जांपल वापस वही PCl5 का ही ले रहा हूं मैं। PCl3 प्लस Cl2 10 लीटर वॉल्यूम, इसके हमने 1 मोल डाले, और इस बार हमें दे रखा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁵ चलिए पहले तो नॉर्मल जैसा हम सोचते हैं उसी तरह से सॉल्व करें जो हम करते आ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूं, हाँ ये चेंज जरूर कर देता हूं, 0.1 लिख दिया मैंने, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई। तो 0.1 माइनस x और x, उससे क्या होगा, x कंसेंट्रेशन ही आएगी। 10⁵ इक्वल्स टू x² अपॉन 0.1 माइनस। क्वेश्चन आता है क्या x को नेग्लेक्ट कर दें, तो k अपॉन c चेक करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन c, तो ये रेशियो आ रहा है 10⁶, जो कि 10⁻³ से बहुत ज्यादा है, नहीं कर सकते सर। नेग्लेक्ट करके भी देख लोगे, x को नेग्लेक्ट करोगे, ये 0.1 इधर जाएगा, ये 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 10⁻², यानी 0.1 के रेस्पेक्ट में हम 100 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। तो फिर क्या करें, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, x² 10⁵ b² 10⁻10 प्लस 4 × 10⁻4/2। अगर हम यहां पर देखें तो यह है 10⁻10, यह है 10⁻4। 10⁻10 के रेस्पेक्ट में 10⁻4 तो बहुत कम है, तो ऑब्वियसली माइंड में ये आता है कि इसको नेग्लेक्ट कर दो। और जैसे ही हमने इसको नेग्लेक्ट किया, इसका 10⁵, यहाँ 10⁵ माइनस साइन के साथ 0 यानी x0, यानी रिएक्शन हो ही नहीं रही है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं। ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो 1 से बहुत ज्यादा है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बता रहा है कि रिएक्शन तो अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी, और यहां से हमारा x0 आ रहा है, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों ऐसा हुआ वो समझाता हूं। एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है, दो ये वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसे नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर सकते, समझाता हूं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ 1000 माइनस 1000 प्लस 1। तो आपने क्या किया, पहले
सर 1000 के रेस्पेक्ट में 1 तो बहुत कम है, तो एक काम करते हैं 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, अब 1000 माइनस 1000 0। समझ में ही बात? आप ये 1 इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, लेकिन अभी जो भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इसी 1 से ही क्रिएट हो रहा है। आप इस 1 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी डिफरेंस आ रहा है इसी के कारण आ रहा है। एग्जैक्टली यहां पर भी वही चीज है, जो भी ये वैल्यू बहुत कम है, लेकिन जो भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो तो इसी के कारण हो रहा है। अगर आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये वैल्यू 0 आ रही है, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब आप कह सकते हो सर बात तो आपकी सही लग रही है, लेकिन नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? इसको कंसिडर कैसे करें हम? क्योंकि 10 प्लस ऐड करेंगे तो बहुत कम है वैल्यू। बताता हूं इसका तरीका क्या है। बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करना पड़ेगा। 10⁵ प्लस 10⁵ कॉमन लिया, 1 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻6 की पावर हाफ अपॉन 2। सिंस ये वैल्यू x 1 प्लस x कह सकते हो, x 1 से बहुत कम है, तो यहां पर हम इसको 10⁵ 1 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2। हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये x बहुत कम है। नेक्स्ट x स्क्वायर वाली टर्म आएगी वो और भी कम आएगी, नेग्लेक्ट कर दो। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करो, यहाँ 10⁵ ये मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कैंसिल, ये 10⁵ अंदर गया, 10⁻⁻1 बचा, 4 डिवाइड बाई 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1। मतलब एक तरह से देखा जाए तो x यहाँ पर 0.1 आ रहा है। देखो ये एग्जैक्टली 0.1 नहीं है, 0.1 से थोड़ा कुछ अलग होगा, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में जा रही है, और जो जानी भी चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा है। तो x की वैल्यू आ जाती 0.1। हाँ, यहां पर क्वेश्चन आंसर व्हाट अबाउट PCl5, तो ऐसा लग रहा है ये 0 है। ये एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, बट ये बहुत कम है, बहुत कम है, तो आप नियर बाय से 0 बोल सकते हो। लेकिन अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? एक तो तरीका बड़ा लेंथी हो गया, बाइनोमियल एक्सपांशन लगाओ, अच्छा खासा टाइम लग रहा है, एक तो ये प्रॉब्लम है इस मेथड में। और दूसरी एक और प्रॉब्लम क्या है इस मेथड में, कि इसकी कंसंट्रेशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग 0 आ रही है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कोई 0 तो हो ही नहीं सकता, कोई 0 तो हो ही नहीं सकता। बहुत कम हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता। तो क्या करें? तो अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कैसे कर सकते हैं वो बताने जा रहा हूं। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान कह सकते हो आप इसे। इनफैक्ट थोड़ा सोचोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो केस 2 है वो केस 2 है ही नहीं, वो तो केस 1 है। आप केस 2 को केस 1 में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। कैसे? वो अब मैं आपको यहां बता रहा हूं। वो ऐसे कि हमने एक स्टेटमेंट बोला था, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस, बोथ द डायरेक्शंस। इसको यहां लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है, उसको यूज करना होगा। इसका मतलब ये कि अगर ये जो क्वेश्चन था PCl5 कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2, हमने इसके 0.1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1 m। आप ये सोचो कि ये PCl5 पूरा ही रिएक्ट कर गया, सोचो पहले, पूरा रिएक्ट कर गया, 0.1 है। अब आप यहां से क्वेश्चन को एक नई डायरेक्शन दो। आप ये सोचो कि आपने PCl5 नहीं डाला, आपने कंटेनर में 0.1 और 0.1 m PCl3 और Cl2 डाला है। ये आपने कंटेनर में डाला है, और अब आप इसको सॉल्व करिए। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिख लो, आप उल्टा करके लिख लो ऑन पेपर, और जैसे ही ऑन पेपर उल्टा करके लिखोगे तो इस k की वैल्यू 10⁵ के बजाय 10⁻⁻5 हो जाएगी, ये हो। और जैसे ही 10⁻⁻5 होगी, ये क्वेश्चन केस 2 नहीं, किस में चला जाएगा? केस 1 में चला जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लिखें वापस, ये नहीं, सही नहीं है। क्यों? और स्टेप्स क्यों बढ़ाए? लॉजिक तो यही है कि हाँ, इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ये बता रहा है हमें। और इन दोनों की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम है, मतलब PCl5 की इन दोनों में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और इन दोनों की PCl5 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत कम है। तो आपको क्या करना है,
PCl5 की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उसमें से -x मत करो, उसको पहले पूरा रिएक्ट करवा दो, क्योंकि उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो ऑलमोस्ट 100% रिएक्ट करेगा। उसको रिएक्ट करवा दो, और रिएक्ट करवाने के बाद अब इन दोनों की इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत कम है, मतलब इसमें से x रिएक्ट कर रहा है, इसमें से भी x रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इन दोनों की इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो यहां पर इस x को नेग्लेक्ट कर दो। हाँ, यहां पर क्या लिख दो, x। इन दोनों के तो आंसर आई भी है, पॉइंट जो हमने यहां पर इतनी मुश्किल से निकाला वो तो यहां पर ऐसे ही आ गया, कुछ करने ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये x तो नेग्लिजिबल होगा। और अब अगर हाँ ये x भी निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, कैसे? 0.1 PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 की 0.1 डिवाइडेड बाय PCl5 की x। हाँ, क्वेश्चन ये आता है, ये वैल्यू क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां मिस्टेक होती है बस, 10⁵ या 10⁻⁻⁵। आंसर इज 10⁵5, क्योंकि अभी भी हम रेशियो तो दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, इससे ये बने या इससे ये बने, रेशियो अगर दिस इंटू दिस अपॉन दिस है तो 10⁵5 ही होगा। और यहां से x की वैल्यू आ गई 10⁻⁻⁷। यानी आप सोचो ये जो PCl5 है वो बहुत कम बचा है, 10⁻⁻⁷। सारा ही रिएक्ट कर गया, बहुत 0.1 में से बचा 10⁻⁻⁷। एक तरह से देख लीजिए, यानी अगर ये x अलग है, ध्यान रखना ये x अलग है, सेम नहीं है, कंफ्यूज मत होना, कुछ और मान है। यानी यहां पर अगर मैं इस x की बात करूं, अगर आप सोचो इस x की वैल्यू एग्जैक्टली यहां से करते ना, पता क्या आती, 0.0999999 इस तरह से आती, और वो 0.099 आपने थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेशन किया तो वो 0.09999 क्या हो गया, 0.1 हो गया। ये 0.1, ये 0.1, ये हो गया, सॉल्व हो गया पूरा का पूरा, इतनी सी बात। और इसमें इतना सा पेज भर गया, यहां कुछ नहीं करना आपको, आसान, पूरा फॉरवर्ड में लेके जाओ, फिर वापस बैकवर्ड में आओ। सिंस फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यानी बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी कम है, तो बैकवर्ड में आते वक्त इस x को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। इसको मैं ऐसे बोलता हूं कि -x जब आप करते हो ना, तो किसी की भी अगर रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, तो उसमें से -x मत करो, -x हमेशा उसमें से करो जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो, जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा सर किसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा और किसकी कम है, सामने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा क्या बता रहा है, रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी, इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, इसकी रिएक्ट करने की, यही यहां पर ये 10⁻⁻⁵ होता, तो इसका मतलब इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है, तो ऑब्वियसली इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा। आसानी से बता सकते, और जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी वो हमेशा इक्विलिब्रियम पर बहुत कम। इवन मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, देखिए पूरा फॉरवर्ड में ले जा सकते हो, पूरा बैकवर्ड में ला सकते हो, किसी भी क्वेश्चन, चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 10⁻⁻⁵ 10⁻⁵। यहां पर मान लो ये 10⁻⁻⁵ होता, तब भी मैं इसको पूरा फॉरवर्ड में तो ले जा सकता था, तब भी मैं पूरा फॉरवर्ड में तो ले जा सकता था। लेकिन अगर ये 10⁻⁻⁵ है, इसका मतलब इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी, इसकी कम, इसकी ज्यादा, इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो अगर आप जब ये 10⁻⁻⁵ है पूरा फॉरवर्ड में ले जाते हो और फिर वापस बैकवर्ड में आओगे, तो बैकवर्ड में आते वक्त फिर इस x को नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा। फॉरवर्ड में तो ले जा सकता हूं, लेकिन जब बैकवर्ड में आओगा तो उस x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो फिर तो x भी ज्यादा होगा, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। राइट नाउ इस x को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है, तो हमने इस x को नेग्लेक्ट कर दिया। यानी किसी भी क्वेश्चन में आपकी इच्छा हो तो रिएक्टेंट के मोल्स दे रखे, उनको पूरा फॉरवर्ड में लेके जाओ, ये प्रोडक्ट के मोल्स मान लो कि नहीं सर इतने रिएक्टेंट नहीं दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट दे रखा, आप उसको पूरा रिएक्टेंट में लेके आ जाओ और कह दो कि नहीं रिएक्टेंट दे रखा, प्रोडक्ट नहीं दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब x को नेग्लेक्ट करना या नहीं करना वो एक अलग बात है, कि यहां पर हमने x को नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि इसकी बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत कम।
ठीक है, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑन पेपर रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन ऐसे लिखी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि ए से ही बी बन सकता है, ए से बी भी बन सकता है, बी से ए भी बन सकता है। ये तो आपको ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इक्विलिब्रियम पर चाहे ए से बी बने, बी से ए बने, इक्विलिब्रियम पर बी अपॉन ए का रेशियो 10 आएगा, दैट्स इट, बी अपॉन ए का रेशियो 10 आएगा, ये चलिए क्वेश्चन करते हैं। याद रखना मैंने क्या कहा था, जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, उसमें से -x नहीं करोगे, उसको पहले पूरा रिएक्ट करवाओगे, फिर जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है उसमें से -x करो, और उसकी रिएक्ट करने की अगर टेंडेंसी बहुत कम है तो उसमें से -x को नेग्लेक्ट कर सकते हो। इक्विलिब्रियम पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आपको, इक्विलिब्रियम पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब पहले तो ये सोचो किसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁵, मतलब ए की बी में जाने की टेंडेंसी बहुत कम है, इसका मतलब बी की ए में आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो क्या बी में से -x करेंगे? नहीं, बी की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो बी को पूरा रिएक्ट करवा दो पहले। 0.4 इसके 2 से 1 है, अच्छी तरह 2 से 1 है, तो 0.4 से 0.2 बनेंगे, 0.4 से 0.2। अब आप ये सोचो आपने कंटेंट में बी नहीं ए डाला है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.2। अब ये क्वेश्चन केस 1 का हो गया, सिंपल सा, एक स्टेप बढ़ गई बस, और कुछ नहीं। केस 1 का क्वेश्चन है 0.2 -x, ये 2x लिखो, ये ए की कॉन्सेंट्रेशन, ये बी की कॉन्सेंट्रेशन, इसमें से x को नेग्लेक्ट कर दिया, तो केस इक्वल टू 10⁻⁵, 2x यानी बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। सिंस ये ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन है इसीलिए मैं वॉल्यूम से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये तो ए की कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, आंसर आ गया 0.2। बी की कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको सॉल्व करना है, यानी 2x की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्टली 2x ही निकालें, x निकालो फिर 2x करो, इससे अच्छा डायरेक्ट 2x यानी बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, राइट। इसको लिख दिया मैंने, ये 0.2 यानी 2 × 10⁻⁻⁶, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन √2 × 10। एक क्वेश्चन और करते हैं, जहां मैं नहीं लिख रहा हूं वो सब गेसेस है, आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं बट ये भी गेस है, ये भी गेस है।
वॉल्यूम 10 लीटर, .1 मोल, इक्विलिब्रियम पर ए, बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। किसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी, मतलब ए और बी की रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है सी की कम, तो ए और बी को पहले पूरा रिएक्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ वॉल्यूम चेंज कर देता हूँ अननेसेसरी, अभी 1 लीटर ही ले लेते हैं, कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स में दे दिया, फिर और पॉइंट्स में आएगा गड़बड़। ऐसा नहीं कि मैं 10 रख के यहाँ पर इसको 1 और 22 मोल्स भी कर सकता हूँ, बात हो रही। अभी चलो 0.1 मोल, 0.2 मोल, 1 लीटर ही है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन 0.1, 2.2 मोल, ठीक है। पूरा फॉरवर्ड में गया, 0.1 के साथ 0.2 रिएक्ट करेंगे, 2 बचेगा, 0.1 बचेगा। अब वापस जब हम बैकवर्ड में आएंगे तो इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो 0.1 माइनस एक्स नेग्लेक्ट। अब यहाँ पर 2 है, ये 0 नहीं हुआ, ध्यान रखना पूरा फॉरवर्ड में, मतलब ये नहीं a और b दोनों ही 0 हो जाएंगे, जो लिमिटिंग है वो 0 होगा, तो b तो अभी भी बचा हुआ है। अब यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ पर x रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर 2x बनेगा, लेकिन अगर ये नेग्लेक्ट है, 0.1 के रेस्पेक्ट में x नेग्लेक्ट है, तो 2 के रेस्पेक्ट में 2x भी नेग्लिजिबल। ये कह सकते हो सी का और बी की कंसंट्रेशन का आंसर तो आ ही गया, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। ये सी की कंसंट्रेशन, ये बी, सी की है 0.1, बी की कंसंट्रेशन है 2। अब हमें किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है? ए की। एक्सप्रेशन फिर से 10⁻6 ही लिखूंगा या -6 नहीं लिखा, 0.1 x और ये 2 का स्क्वायर। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती, बहुत बार सब कुछ याद रखते हैं, अल्टीमेटली यहाँ आके 2 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक याद रहता है दूसरा भूल जाते हैं, कभी दूसरे पर ज्यादा फोकस करते हैं तो कोई पहले वाला भूल जाते हैं। जैसे अभी मैं 0.1 के साथ 0.2 रिएक्ट करेंगे, बहुत बार भूल जाते हैं क्योंकि दिमाग कहीं और रहता है कि पूरी रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जानी, तो 0.1 इधर से भी 0.1 कम कर दिया। तो ये प्रैक्टिस के साथ होगा, छोटी छोटी जो फाइन डिटेल्स होती है ना उस पर अपने आप फोकस करने लगोगे, अपने आप फोकस करने लगोगे। तो यहाँ पर ये और यहाँ अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा फिर से 10⁻6, 10⁻6। तो x के लिए सॉल्व करो, 10⁻⁻7 यानी a पूरा ही रिएक्ट कर गया। एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब की बार तीनों के मोल्स, इसके 1, इसके 2 और इसके 3। क्या करें? ए और बी की रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, सी की रिएक्ट करने की टेंडेंसी, ए और बी की रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है बहुत, सी की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और सी के मोल्स हैं, यहाँ पर सी के मोल्स हैं, तो पहले सी की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है और सी के मोल्स प्रेजेंट है, तो पहले उनको रिएक्ट करवाओ, यानी इस रिएक्शन को पूरा बैकवर्ड में लेके जाना होगा। 3 मोल्स इसका एक और बनेगा, इसके 2 बनेंगे, ये 0, इसके 2 हो जाएंगे, इसके 4 हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन को आप फॉरवर्ड में ले जाओगे,
ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये x नेग्लिजिबल, यहाँ पे भी 10⁻⁻⁶, 3x का क्यूब 2 × 4 का स्क्वायर 16। इसको डायरेक्ट कह सकते हो, C की कंसंट्रेशन है ये, बेसिकली C की कंसंट्रेशन का क्यूब अपॉन 32, जो भी आएगा कैलकुलेशन 32 × 10⁻⁻⁶। इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, क्यूब रूट, तो 32 का क्यूब रूट। ठीक, अभी यही छोड़ दो, 32 का क्यूब रूट इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। तो ये अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपको बताए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, देन इसी में एक और पार्ट कभी कभी आ जाता है, खैर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको क्या होगा अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is not very small and very large or very large, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे 2, 10, 20, 0.1 इस तरह से, तो क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2, 5, 10, 20, 0.1, 0.2 इस तरह से तो आप कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर क्वाड्रेटिक बन रही है तो हमें क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ती है, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं होता। यहीं पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस, ये कोई रिएक्शन है, और यहां पर मान लेते हैं हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो दे रखा है 10⁻²। ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ही ले लेता हूं 1m, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूं 1m। ठीक है, बताना इक्विलिब्रियम पर A, B, C की क्या कंसेंट्रेशन होगी, तो x स्क्वायर 1 - x इक्वल्स टू 10⁻²। क्वेश्चन आता है क्या x को नेग्लेक्ट कर दें, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कंडीशन है k अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो रेशियो आ रहा है 10⁻², जो कि 10⁻³ से ज्यादा है, हम x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा तरीका, अगर हम इस x को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट किया तो x की वैल्यू क्या आ रही, 10⁻⁻1, उसको यहां पुट करोगे तो 10⁻⁻1 यानी 0.1, जो कि इस 1 का 10% है, नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। चलिए कर लेते हैं, x स्क्वायर 10⁻²x 10⁻², x इक्वल्स टू 10⁻² प्लस 10⁻⁻4 प्लस 4 इंटू 10⁻²। यहां पर अभी कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं करें क्योंकि फिर ये ज्यादा है। चलिए यहां पर फिर से देखा जाए तो ये 4 इंटू 10⁻² है, ये 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻4 10⁻⁻2 का ही 1% है, ये तो उससे भी ज्यादा है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये x इक्वल्स टू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻⁻1, जिसको मैंने लिखा 20 इंटू 10⁻² अपॉन 2, 20 में से 1 गए तो 19 डिवाइड बाई 2 यानी 9.5 इंटू 10⁻⁻², जिसको मैं लिख सकता हूं 0.095। ये एग्जैक्ट आंसर है हमारा 0.095, जो हमने यहां ऑब्टेन किया है। ऑब्वियसली 0.1 से डिफरेंस है अच्छा खासा, 5% के आसपास का डिफरेंस है। 0.1 और इसको कंपेयर करोगे तो 5% का डिफरेंस है, जो कि ज्यादा है। तो ये हमारा फाइनल एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, सॉल्व तो हमने कर लिया, बट अब मैं यहां पर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करना बता रहा हूं। दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो तरीका इससे अच्छा नहीं है, यही हम करेंगे, बट उस तरीके के अपने एडवांटेज है।
समटाइम्स वो तरीका हमारे लिए यूं कह सकते हो बहुत अच्छा हो सकता है, जिससे हम बहुत जल्दी आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमेशा हो, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है। पहले मैं तरीका बताता हूँ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये तरीका यूज करना है या वो तरीका यूज करना है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले तो देखते हैं कि वो मेथड क्या है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, आप ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तो ये तरीका हमें पता है, फॉर्मूला b² - 4ac वाला। ये क्यूबिकल, x⁴ इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका कोई फॉर्मूला सुना है? नहीं है भी नहीं। एक्चुअली ये क्यूबिकल, x⁴, x⁵ इनकी जो इक्वेशंस होती है ना, इनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम यूं कह सकते हो कि सम वॉट हिट एंड ट्रायल करते हैं या कुछ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस करते हैं। आप में से अगर किसी ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की होगी तो ये बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है, बहुत इनिशियल लेवल पर ही इसकी प्रोग्रामिंग आती है कि किस तरह से हम इसको प्रोग्राम करें ताकि हम क्यूब रूट, x⁴ इस तरह की इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकें। क्या होता है इन सभी जो प्रोग्रामिंग होती है इनमें क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे x² = 1/x = 10⁻²। बेसिकली x की एग्जैक्ट यानी सही वैल्यू कौन सी है, एक्चुअल वैल्यू कौन सी है कि x की जो वैल्यू आप यहां पुट करो, यहां पर पुट करो और यहां से वापस यानी इस x को पुट करके इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो और फिर ये ऊपर वाला x निकालो, तो x की वही वैल्यू आनी चाहिए। या उल्टा, x की जो सही वैल्यू वो यहां पुट करो और फिर इक्वेशन से इस x की वैल्यू निकालो, अगर वो सेम आ रही है इसका मतलब वो x की वैल्यू सही है, वो सही है। ये लॉजिक होता है। हाँ, अब आप कह सकते हो मैं अगर यहां पर x की गलत वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पर भी x की गलत वैल्यू आएगी, x की गलत वैल्यू ही आएगी, राइट। तो यहां पर क्या करते हैं, लेट्स, अब हमें तो नहीं पता x की क्या वैल्यू है, तो रेंडमली लेट x = 0। हमने x को 0 मान लिया। अब जैसे ही हमने x को 0 माना तो ये x तो 0 हो गया, तो x² = 10⁻², 1 माइनस है तो 10⁻² हो गया, यानी x की वैल्यू क्या है, 0.1। अब हुआ क्या, थोड़ा सोचो, ये x की जो वैल्यू हमने मानी थी वो एग्जैक्ट वैल्यू से तो कम ही थी, x पॉजिटिव है तो एग्जैक्ट से कम ही था, यानी x की जो वैल्यू हमने यहां मानी वो एक्चुअल वैल्यू से कम है, एक्चुअल वैल्यू से कम है। ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है तो ये 1 - x जो है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो गया। 1 - x अगर एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो गया तो अब ये जो x आप निकालोगे वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आएगा, यानी ये x जो है x = 0 ये एक्चुअल वैल्यू से कम है और ये x = 0.1 वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म होगी, आंसर 0 से 0.1 के बीच में होगा। अगर 0 से 0.1 के बीच में एक ही ऑप्शन है तो आपका काम तो हो गया, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आया अभी। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है। अब क्या करता है, ये जो साइकिल चला ना अब वो वापस से चलता है लेफ्ट। अब हम x की वैल्यू 0.1 पुट करेंगे, अब x की वैल्यू बदल दी और अब हम क्या करते हैं यहाँ पर x² = 10⁻², 1 - 0.1 ये पुट करेंगे। अब फिर से x की वैल्यू निकालो, या फिर 0.094, अब क्या हुआ सोचो वापस, x की 0.1 वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा है तो ये वैल्यू एक्चुअल से कम होगी, ये वैल्यू एक्चुअल से कम हो गई तो ये आंसर भी एक्चुअल से कम आएगा, यानी अब रेंज और नैरो होगी। ये एक्चुअल से कम यानी आंसर अब 0.094 और 0.1 के बीच में आएगा, ये रेंज और कम हो गई आपकी। यानी इसको ऐसे समझ लो, ये कोई एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू है, आपने ये वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट की तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। फिर आप ये पुट करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, फिर ये पुट करोगे ये आएगी। लेकिन धीरे धीरे आप एक्चुअल वैल्यू के पास में जाते हो, धीरे धीरे और पास में। ये पुट करोगे फिर यहाँ, ये पुट करो फिर यहाँ, इस तरह से आप नंबर ऑफ स्टेप्स करते जाओगे, एक्चुअल वैल्यू के और पास में जाते जाओगे।
यही प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग में यही होता है, एक्स की वैल्यू पुट क्या की, निकल के क्या आया वो देखो। दोनों में डिफरेंस चेक करो, अगर डिफरेंस ज्यादा है एक स्टेप और डिफरेंस, और आप चाहो जितना सोच सकते हो। आप चाहते हो नहीं डिफरेंस कुछ भी नहीं आना चाहिए, चलाते हो। अगर आपको लग रहा नहीं ठीक है दोनों में डिफरेंस मान लो 1% का रह जाए, जो कि बहुत कम है, 1% का रह जाए, तब हम मान लेंगे कि एक्स सही आ गया। तो वो कंडीशन भी डाली जा सकती है कि 1% का डिफरेंस आ जाए या उससे कम डिफरेंस हो तो मान लेंगे कि वो वैल्यू सही है। तो नहीं तो ये साइकिल चलता जाएगा 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 400 टाइम्स। यही तो होता है सुपर कंप्यूटर्स में। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी सारी कैलकुलेशंस होती है, इनको सॉल्व करना पड़ता है। ये तो बड़ी सिंपल सी है। अब आप सोचिए तो सिंपल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होगी, उनको सॉल्व करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। इवन आपको नहीं आप एक्सेल की शीट, कंप्यूटर आपका लैपटॉप आपको लगता है बड़ा फास्ट है, बहुत बार आप एक्सेल की बड़ी बड़ी शीट्स ओपन करिए, आपको लगेगा आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया, बहुत स्लो हो गया। तो यही चीज यहाँ पर होगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यही तरीका जिससे हायर ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है या इटरेशन मेथड बोला जाता है इसको। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यही तरीका होता है। गो टू स्टेप 1, ये वैल्यू आई, फिर गो टू स्टेप 1, फिर यहाँ आए, फिर गो टू स्टेप 1, चलते रहो तब तक आपको कराना है, कर सकते हो। हाँ, अब मैं ये कह सकता हूँ कि देखो इस मेथड में अगर हमें एक से ज्यादा स्टेप्स करनी पड़े तो कोई मतलब ही नहीं। ज्यादा बस ये है कि हाँ ये स्टेप है, आंसर इससे समझ में आ गया, 0 से 0.1 के बीच में अगर एक ही ऑप्शन है तो ठीक है। अदरवाइज तो अगर दूसरी स्टेप करना पड़े तो इससे तो बहुत आसान ही है। तो ज्यादातर हम अभी भी यही यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे तो जस्ट एक आइडिया दे दिया, हम इसी मेथड को ही यूज करेंगे, इसी की प्रैक्टिस करिए, सीधी सी बात है, हमें यही करना है। नहीं करेंगे हम वो यूज, यही करेंगे। वो तो आप में से कभी किसी को क्लिक कर जाए कि नहीं सर एक स्टेप में हो गया तो ठीक बात है। हाँ, लेकिन ये तरीका और कहाँ काम आएगा? अगर कभी बाय द वे, जिसके चांसेस मैं फिर से कहता हूँ बहुत कम है, जेई में भी बहुत कम है, एडवांस में भी बहुत कम है, बट फिर भी हमारे पास तो ऑप्शन होना चाहिए। बाय द वे कभी यहाँ पर x की पावर 3 की इक्वेशन आ गई तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी सबकी है। जेई वाले हिडन ट्रायल पे भी बिलीव करते हैं। अगर x की पावर 3 का आ गया तो फिर आपके पास यही एक ऑप्शन बचता है, वही करना। इसीलिए ये मैंने आपको बताया कि x पावर 3, x की पावर 4 कभी होता है तो फिर आपको इसी तरह से करना होगा। ठीक है, चल। तो ये 3 केसेस तो क्या, मैं तो कहूंगा 2 ही केसेस है, तीसरा तो जस्ट मैंने बता दिया, 2 ही केसेस। और हाँ फाइनली आप कह सकते हो 2 में से भी केस 2 भी केस 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेनली केस 2 के क्वेश्चंस में ही प्रॉब्लम होती है, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड ले जाने में समझ में नहीं आता सर क्या हो रहा है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही यूज करना, और कोई तरीका यूज नहीं करना, क्योंकि ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यूज करेंगे और आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में भी यूज करेंगे इसको। फर्दर आगे बढ़ते हैं, फर्दर बढ़ाते हैं बात को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन in terms of alpha. In terms of alpha, ये अल्फा क्या होता है? ये वर्ड पहली बार नहीं आ रहा, पहले भी आ चुका है। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी 1 में से कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अगर A में से X मोल रिएक्ट करते हैं तो 1 में से कितने रिएक्ट करेंगे, X अपॉन A, और इस x अपॉन a को ही हम क्या बोलते हैं, कर चुके हैं हम, बहुत ज्यादा ऑलरेडी यूज कर चुके। अब मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन हो रही है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C। अभी तक हम एक्सप्रेशन जो लिख रहे थे वो x की टर्म में लिख रहे थे, अब हम अल्फा की टर्म में कैसे लिखेंगे? x की टर्म में तो सीधा सीधा C माइनस x हो रहा है। अल्फा की टर्म में याद करो मैंने बताया C1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। ओपन करके देख सकते हो, 1 में से अल्फा रिएक्ट कर रहा है तो C में से कितना रिएक्ट कर रहा है, C अल्फा रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी C अल्फा बना, इसका भी C अल्फा बना। यानी आप ये भी कह सकते हो, यहां से दिख भी रहा है x इक्वल्स टू a अल्फा, या यहाँ C ले लेता हूँ कंफ्यूजन ना हो, ये भी C ले लिया हमने। एक्सप्रेशन इसकी टर्म में भी लिखा जा सकता है, इसकी टर्म में भी लिखा जा सकता है।
थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ही मोल्स ले लेता हूं मैं, उल्टा कर रहा हूं यहाँ पर मोल्स, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे भी जैसे यहाँ पर भी क्यों ले रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगा। देखो केसी का एक्सप्रेशन है तो आपकी इच्छा तो मोल्स भी लिखो और आपकी इच्छा तो कॉन्सेंट्रेशन भी लिखो, लेकिन अभी मैं केपी का एक्सप्रेशन भी लिखूंगा तो केपी के एक्सप्रेशन में मुझे केवल मोल्स यूज करने हैं, इसलिए मैं मोल्स लिख रहा हूं। अगर सी चाहिए तो वो वॉल्यूम से फिर डिवाइड करना पड़ेगा कंसंट्रेशन के लिए, बट अल्फा वही रहता है, चाहे मोल्स की टर्म में लिखो या कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखो, अल्फा चेंज नहीं होगा। मोल्स की टर्म में भी अल्फा वही आएगा, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में भी अल्फा तो वही आएगा। फिर से वापस ये मोल्स है, एक्स की टर्म में लिखना है ये हो गया, अल्फा की टर्म में लिखना है ये हो गया। केसी का एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो मोल्स लिखेंगे ए अल्फा ए 1 माइनस अल्फा, सिंस ये मोल्स है इसीलिए 1 बाई बी। कॉन्सेंट्रेशन होती तो 1 बाई बी वाली टर्म नहीं आती। केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या करोगे, ए अल्फा ए 1 माइनस अल्फा, ये तो केवल क्या हुए मोल्स, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इन तीनों के मोल्स का सम ए 1 प्लस। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ए अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 बाई बी, ए कैंसिल, ए यहां पर भी कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू बी। अब यहां कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे। एक तो ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, खैर वो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी हम अल्फा को यूज कर चुके हैं, लेकिन पॉइंट जो यहां पर है वो मैं बता रहा हूं। केसी का एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो यहां पर अल्फा की टर्म भी है, वी की टर्म भी और ए मोल्स की टर्म भी है, मोल्स की टर्म भी अपीयर हो रही है। अगर आपको अल्फा पता है, वी पता है, अल्फा पता है, वी पता है और केसी निकालना तो ए भी पता होना चाहिए। लेकिन केपी के एक्सप्रेशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो मोल्स वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो गई, यहां पर नहीं है, केवल अल्फा और पीटी है। क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां पर ये जो ए कैंसिल आउट हुआ है वो बाय चांस इस रिएक्शन के लिए हुआ है, यानी इस रिएक्शन के लिए ऐसा हुआ है, या कोई सी भी केमिकल रिएक्शन लिखें हम, चाहे रिएक्शन A+2B हो, A+3B+C हो, कोई और रिएक्शन हो 2A कन्वर्टिंग इनटू B+C हो या कुछ और, क्या सब में ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या सब में कैंसिल आउट हो जाएगा या इस रिएक्शन के लिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि केसी में तो नहीं हो रहा है, केपी में कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या मैं हमेशा कह सकता हूं कि केपी के केस में हमेशा ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा? जनरली अगेन मैं क्लास में पूछता हूं तो ये लगता है कि नहीं सर इस रिएक्शन के लिए ऐसा हो रहा है, बट मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन के लिए नहीं, हमेशा ऐसा होगा। उसका लॉजिक यहां से सोचोगे तो नहीं आएगा, उसके लिए वापस एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। आप यहां क्या पुट करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी निकालते हो, सी का निकालते हो तो सी के मोल्स ए अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स तीनों के सम ए 1 प्लस अल्फा इनटू पीटी करते हैं, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालोगे तब भी ये की टर्म कैंसिल आउट होगी। तभी ये एक ही टर्म कैंसिल आउट होगी, यानी ए के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ए में भी हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी में भी हो जाएगी, तो यहां पर आएगा ही, क्योंकि पार्शियल प्रेशर यहां पे ए अल्फा, यहां हमेशा ए समथिंग इनटू ए आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो केपी का एक्सप्रेशन कभी भी लिखोगे उसमें एक अल्फा की टर्म्स में तो एक वाली टर्म नहीं आएगी, बट केसी में तो आएगी, केसी में आएगी। इसका यूज क्या है? आपको लग रहा है सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बता दो मैं इंपॉर्टेंस क्या है। होता है कि क्वेश्चंस आते हैं कि पीटी इतना है, अल्फा इतना है, बताओ केपी क्या होगा। इनिशियल मोल्स दिए हुए ही नहीं होते हैं, नहीं दिए होते हैं, या इवन हो सकता है गिवन हो, लेकिन हम 1 मान के सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है हमारा।
तो ऐसा लगता है बहुतों को यार इनिशियल मोल्स, क्योंकि अल्फा परसेंटेज वाला फील आता है ना, तो वो होता है जैसे परसेंटेज है तो 100 मान लो, या अल्फा तो फ्रैक्शन है तो 1 मान लो, तो ऐसा लगता है कि इनिशियल मोल्स ठीक है, नहीं दे रखे तो 1 मान लो, सॉल्व हो जाएगा, और दे रखे तब भी 1 मान लो तब भी हो जाएगा, और अगर जो दे रखे वो लिखोगे वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यही थॉट यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है जब क्वेश्चन आता है केसी का, तो उसमें इनिशियल मोल्स दिए हुए होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यार केपी में भी तो 1 माना था, यहां पर भी 1 मान लो, और यहां पर जैसे अगर आप 1 मानोगे तो वो आंसर गलत आएगा। राइट, तो यहां पर आपको एक पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में होगा गिवन होगा, यहां पर हो सकता है गिवन हो या ना हो, यहां पर तो गिवन होगा। और अगर इनिशियल मोल्स नहीं दे रखे हैं और कभी बाय द वे केसी निकालना है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ होगा, तो पहले आपको केपी निकालना पड़ेगा और फिर केपी से केसी निकालना पड़ेगा। उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए गिवन होगी, बट पहले केपी निकालोगे फिर केसी निकालोगे। तो लिख लो इस पॉइंट पे, टू डिटरमाइन केपी from alpha, initial moles are not required, but to determine Kc from alpha we must know initial moles. एंड देयर इज वन मोर पॉइंट, अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है, ट्वाइस HI कन्वर्टिंग इनटू H2 प्लस I2, हे 1 माइनस अल्फा A अल्फा बाई 2 A अल्फा बाई 2 2AC KC, एक तो इसका डेल्टा एनजी 0 है तो इसका KC और KP दोनों एक्सप्रेशन सेम है, कैसे, वो भी A अल्फा बाई 2 A अल्फा बाई 2 A 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ ना तो 1 बाई वी की टर्म आएगी ना कुछ भी, क्योंकि ये पावर की जीरो है। फर्दर यहाँ पर ए और यहाँ ए स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बाई 4 अपॉन 1 माइनस अल्फा का। पॉइंट क्या है, पॉइंट इसमें ना तो वॉल्यूम की टर्म है, ना प्रेशर की टर्म है, ना मोल्स की टर्म है, मतलब यहाँ पर अल्फा तभी चेंज होगा जब केसी चेंज होगा, और केसी तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब अल्फा तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। यानी रिएक्शन जिनका डेल्टा एनजी 0 है, डेल्टा एनजी 0 है, उनका अल्फा केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रिएक्शंस हैविंग डेल्टा एनजी 0 alpha depends only on temperature. जबकि ये रिएक्शन है PCl5 कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2, इसका अल्फा जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा या मोल्स कितने डाले उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें मोल्स, वॉल्यूम या प्रेशर इसकी टर्म्स आ रही है। कंटेनर बड़ा कर दोगे छोटा कर दोगे अल्फा चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा बट अल्फा तो चेंज होगा, क्योंकि आप चार केसी का एक्सप्रेशन लिखते हो, अभी हमने देखा था A अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इनटू 1 बाई वी, कुछ भी चेंज करेंगे केसी चेंज नहीं होगा, A चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज करोगे अल्फा चेंज होगा, जबकि यहाँ का अल्फा चेंज नहीं होगा, वो तभी चेंज होगा जब केसी यानी टेम्परेचर चेंज होगा। एक अच्छा पॉइंट है, यूज आ सकता है ट्रू एंड फॉल्स में, किसी क्वेश्चन में भी इसको हम यूज करेंगे, मैं बताऊंगा कहां पर, बट याद रखना। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए PCl5 dissociates by
50% at 10 atmosphere. Find pressure, इसको 20 कर देता है, at which it dissociates 50%. इस शीट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, लेकिन बहुत यानी कोफिशिएंट्स जो ना लेफ्ट और राइट साइड में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर लेफ्ट या राइट में किसी में भी 2 से ज्यादा हो गए तो वो क्यूबिकल x की पावर 4 इस तरह की इक्वेशंस बन जाती है जिसे हम और आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन में ये इक्वेशन या N2O4 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2 या H2I2 प्लस H2I2 कन्वर्टिंग इनटू H2 प्लस I2 इस तरह की रिएक्शंस ही होती है। चलिए यहां पर अब सिंस प्रेशर दे रखा है, अल्फा दे रखा, तो हम केपी की टर्म्स में बात कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब केपी में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर चाहो तो आप इनिशियल मोल्स 1 ले लो या ए ले लो, वो तो कैंसिल आउट होने ही है। तो मैं यहाँ पर इसीलिए 1 ले रहा हूँ, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। केपी इक्वल्स टू अल्फा अल्फा 1 माइनस अल्फा, टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल 1 प्लस अल्फा, इसकी पावर 1। तो ये एक्सप्रेशन आ गया अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी। कुछ नहीं, आपको पहले 10 एटमॉस्फेयर पर अल्फा दे रखा है, फिर अल्फा दे रखा है, प्रेशर निकालना है, तो सीधा सीधा 0.2 का स्क्वायर 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर किस प्रेशर पर 10। अब अल्फा कितना चाहिए 0.5 का स्क्वायर 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.04 0.96 0.25 0.75 3 24 सही लिखा ना, हाँ 8 तो 10/8 1.2। तो पीटी निकाल सकते। अब मैं आपको यहां पर बता दूं इस एक्सप्रेशन केपी अल्फा पीटी ये 3 टर्म्स है, कोई से भी 2 पता है तो आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो। यानी केपी पता तो अल्फा, अल्फा पता तो हम केपी या केसी भी निकाल सकते हैं, उसके लिए वॉल्यूम और ये पता होना चाहिए। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, यानी अगर आपको अल्फा पता है तो हम या तो केपी निकाल सकते हैं या फिर केसी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में अल्फा डायरेक्टली गिवन हो ये कोई जरूरी नहीं है। याद करो हमने मोल कॉन्सेप्ट में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहां पर आपको मिक्सचर का, रिएक्शन मिक्सचर का एम एवरेज गिवन होता था, और इस एम एवरेज से हम क्या निकाल सकते हैं अल्फा। एम एवरेज से हम अल्फा निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस PH2, क्योंकि एम एवरेज के केस में भी इनिशियल मोल्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, अल्फा/2 3 अल्फा/2। तो एम एवरेज क्या होता है टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स इन सब का सम 1 प्लस अल्फा, और टोटल मास क्या हो जाएगा टोटल मास
इनिशियली इसका 1 लिया तो 1 इंटू इसका मोलिकुलर मास, तो यहाँ से अल्फा पता तो एम एवरेज पता तो अल्फा। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एम एवरेज से अल्फा, अल्फा से केपी केसी। अब हो सकता है क्वेश्चन में ये एम एवरेज आपको डायरेक्टली ना गिवन, इसकी जगह क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं, जो इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर है उसकी डेंसिटी, इक्विलिब्रियम पर जो मिक्सचर है उसकी डेंसिटी, अगर डेंसिटी पता है Pm इक्वल्स टू DRT, ये ध्यान रखना है मिक्सचर की डेंसिटी, तो ये मिक्सचर का मोलिकुलर मास, और मिक्सचर का मोलिकुलर मास ही क्या हुआ, एम एवरेज, तो जिसकी ये डेंसिटी होगी उसी का ही मोलिकुलर मास होगा। मिक्सचर की डेंसिटी होगी तो ये मिक्सचर का ही मोलिकुलर मास होगा। ऑब्वियसली प्रेशर टेम्परेचर गिवन होगा, उससे हम एम एवरेज से अल्फा, अल्फा से केपी। इनफैक्ट क्वेश्चन बहुत सारे रिवर्स ऑर्डर में भी है कि केपी दे रखा है, मिक्सचर की डेंसिटी निकालो, केपी दे रखा है, मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी, पहले केपी से अल्फा, अल्फा से एम एवरेज, और एम एवरेज से ये करना पड़ेगा। स्टेप्स है अच्छी खासी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिखता है, छोटा सा, कि केपी इतना है, डेंसिटी निकालो, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर टेम्परेचर केपी दे रखा होता है, डेंसिटी निकालो, ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। इवन ये एम एवरेज ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन भी गिवन हो सकता है, मिक्सचर का जो भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसकी रेट ऑफ इफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ऑक्सीजन, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक, निकाल सकते हो, ये रेशियो पता होगा एम एवरेज यहां से। तो इस तरह से क्वेश्चंस को कनेक्ट किया जा सकता है ग्राहम्स लॉ से, यानी किसी तरह से आपको एम एवरेज पता है तो हम उससे अल्फा और ये निकाल सकते हैं। अब एम एवरेज के लिए इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह से हो सकती है, तो इस तरह के क्वेश्चन है शीट में जो मैंने आपको बताया। मोस्टली क्वेश्चंस अभी भी जो हमने किए ज्यादातर गैसेस पर किए हैं, गैसेस के अलावा सॉलिड और लिक्विड भी हो सकते हैं, उन पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा तो नहीं बनते, बट जो बने कुछ बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगा कि कुछ और यानी सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है तो उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।